तो दोस्तों हम जानेंगे विस्तार से व्यापारिक पवनों के बारे में यानी कि ट्रेड विंड्स। दोस्तों ट्रेड विंड्स ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत के संदर्भ में भी बात करें तो जो मानसून आता है उसमें भी इसका रोल है, यानी कि व्यापारिक पवनें सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, कृषि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, सभी दृष्टिकोण से व्यापारिक पबने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो जो ट्रेड विंड्स चलती है उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा 0 डिग्री है और ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए भूमध्य रेखा ये है, अगर इससे हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। और इससे ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है 0 डिग्री, जिसको भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा मानी गई है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उससे जो दक्षिण का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध, उससे जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध। ये तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है और इस तरफ पूरब है। ठीक है, और इस तरफ क्या है, पश्चिम है। अब देखिए दोस्तों, तो ये हवाएं चलती कहां से कहां है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहां से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री के क्षेत्र में क्या होता है कि हाई प्रेशर बिल्ट हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री और सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, हाई प्रेशर बिल्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि यहां पर भी हाई प्रेशर बिल्ट हो गया और यहां पर भी हाई प्रेशर बिल्ट हो गया। तो हम जानते हैं दाब प्रवणता के नियम से कि हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। दाब प्रवणता का नियम क्या कहता है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो हवाएं क्या होगा, यहां से चलना प्रारंभ कर देगी किसकी ओर। देखिए यहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट है, यहां पर क्या है दोस्तों, हाई प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया है। और भूमध्य रेखा पर क्या है, अभी इसके आसपास जो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है। दोस्तों एलपी हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो लो प्रेशर का जोन बिल्ट है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो पट्टी है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों फिर मैं बताता हूं कि दाब प्रवणता के नियम से हवाएं हाई प्रेशर से किधर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर। इधर भी हाई प्रेशर तो इधर से इधर की ओर चलेंगी। तो लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस बल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे, क्योंकि उसका समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हवाएं बिल्कुल सीधी इधर की ओर आती है, तो नहीं आती है दोस्तों। फिर से समझिएगा कि वैसे तो क्या होना चाहिए था कि हवाओं को सीधा सीधा आ जाना चाहिए था। ठीक है, दाब प्रवणता के नियम से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ये तो ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे क्या है, पृथ्वी का घूर्णन अपना रोल अदा करता है। जब हम कोरियोलिस फोर्स आपको बताएंगे तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हवाएं मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती है। देखिए हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर अपने आप को फील कीजिएगा, और इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में अपने आप को यहां पर फील कीजिएगा। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मूव कर जाती है। अगर इधर से हम अपने आप को देखते तो दाईं इधर होता, तो हवाएं क्या होती है, दाईं ओर मूव कर जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये सीधा जाना चाहिए था, ये क्या होता है, बाईं ओर अपने मूव कर जाती है। फिर से ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस बल के कारण वो जनरेट होता है पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, इसको हम आगे समझेंगे। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीन क्रिएट होता है कि हवाएं अपने दाईं ओर मूव कर जाती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मूव कर जाती है। इसको याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और उत्तरी गोलार्ध में दाएं मूव। तो दाएं और बायां कहां से फील करना है, यहां से, जहां से जो चीज चलता है, ओरिजिनेट होता है, वहां से आपको फील करना है। जैसे इसमें यहां से जनरेट होता था इधर की तरफ, तो यहां बाएं मुड़ा, यहां से इधर की तरफ तो दाएं उसका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हवाओं की जो दिशा है वो ऐसी होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे होती है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के पेटी की तरफ क्या होता है, हवाएं चलना प्रारंभ कर देती है। उसकी दिशा इस तरह से होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, दोनों गोलार्धों में अलग अलग, इसमें बाईं ओर इसमें दाईं ओर।
अब प्रवाह क्षेत्र के बारे में जो हमने लिखा है उसको हम बताते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ये जो पेटी है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है ये, ठीक है, कि उसकी पेटी से भूमध्य रेखीय, यानी कि ये देखिए भूमध्य रेखीय है ये, ठीक है, निम्न वायुदाब की पेटी तक दोनों गोलार्धों में जो हवा चलती है वो क्या है, व्यापारिक पवनें हैं। फिर से इसको टेक्निकल टर्म समझ लीजिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, देखिए किताबी टर्म यही है, किताब में आपको यही लिखा हुआ रहेगा, इसलिए इन शब्दों से भी आपको फैमिलियर होना चाहिए। उपोष्ण उच्च वायुदाब, देखिए दोनों तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है कि पेटी से भूमध्य सागर के निम्न वायुदाब, यहाँ देखिए लो प्रेशर है, क्योंकि गर्मी यहाँ ज्यादा है तो क्या है, लो प्रेशर क्रिएट ही रहता है लगभग लगभग। देखिए कितना भी कम मिलेगा सूर्यातप इसको, तो सबसे ज्यादा फिर भी इसी को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये भाग पृथ्वी का ऐसा है, ज्यादा चौड़ा है, तो सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत ज्यादा से ज्यादा ही पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट रहता ही है, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की पेटी तक के दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चलती है वो क्या है, व्यापारिक पवनें। फिर से समझ लीजिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी तक जो दोनों गोलार्धों में हवा चलती है वो क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहलाती है। यानी कि ये जो हवा है, ठीक है, ये सब जो इसकी ओर चल रही है, भूमध्य रेखा की ओर चल रही है, वो क्या होगा, व्यापारिक पवन कहलाएगी, और ये अस्थायी पवन है, वर्ष भर चलती रहती है। अच्छा, प्रवाह की दिशा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, कोई पूछे कि व्यापारिक पवनों की प्रवाह की, अगर क्वेश्चन ही आपको बीपीएससी या किसी भी अन्य एग्जाम में पूछ दे कि व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो आप बताइएगा कि सर उत्तरी गोलार्ध में, ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें उत्तर पूर्व से, देखिए यहां से शुरू हुआ है, तो यहां कौन सी दिशा है दोस्तों, देखिए उत्तर और पूर्व है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व से किस दिशा की ओर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस दिशा की ओर, ये क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम है। देखिए ध्यान से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, देखिए ऐसे चला, उत्तर पूर्व है ये, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये चला, ठीक है, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर प्रश्न पूछता है कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्व से, यानी कि इस कोना से इस कोना की तरफ, ठीक है, इसकी दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, क्या है ये दिशा, देखो यहाँ, ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, यानी कि यहां से चलती है, दक्षिण पूर्व से किस दिशा की ओर, यहां देखिए उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि इस दिशा, यानी ये दक्षिण पूर्व है, यहां से शुरू हुआ और उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये हवाएं चलती है। अच्छा, इसका देखिए दोनों में क्या होता है कि पूर्व दिशा डोमिनेट कर रहा है चलने में, चलने में क्या कर रहा है, पूर्व दिशा डोमिनेट है। देखिए इसमें भी पूर्व है और इसमें भी पूर्व है, देखिए उत्तर पूर्व ये, तो ये भी फिर भी पूर्व ले रहा है, और इसमें भी दक्षिण पूर्व, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, पूर्व ले ही रहा है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध ले ही रहा है, इसलिए इसको पूर्वा पवने भी कहते हैं। हम जानते हैं कि हवाएं जिस दिशा से चलना प्रारंभ करती है उसका नाम लगभग वही होता है। तो दोनों में क्या है, पूरब एक कॉमन क्षेत्र है, पूरब से ही चल रही है, देखिए इधर से भी पूरब से ही आ रही है, इधर से भी पूरब से ही आ रही है, पूरब कॉमन है दोनों में, इसलिए इसको पूर्वा पवन भी कहते हैं। नहीं, इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ईस्टर्लीज कहते हैं, जैसे पछुआ पवन को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं, उस तरह से इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। अब इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा दोस्तों, तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसा नहीं कि हवा व्यापार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि ज्यादातर जो दुनिया का व्यापार है वो होता है समुद्र के रास्ते, ठीक है, वो बड़े बड़े शिप्स, कार्गो शिप्स होते हैं जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये पवन क्या करती है कि जहाज को आगे बढ़ाने में पुश करती है। जब जो भी समुद्री व्यापारी थे उनको जब इन पवनों की दिशा का पता चला तो क्या करते थे कि वो इसके रास्ते में अपने जहाज को ये कर दिए, ठीक है, और बस वो क्या होता था, स्मूथली वो चला जाता था आगे। तो व्यापार करने में क्या होता था, ये पवनें काफी मददगार होती हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी हो गई तो क्या हो गया, उसके रास्ते में सिर्फ जहाज को क्या कर देना है, स्टेबल कर देना, और वो अपना बहुत आसानी से आगे
चला जाता था, जिससे क्या होता है, काफी फायदा होता था व्यापारियों को। ठीक है, तो व्यापारिक पवने इसलिए इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज ध्यान में रहेगा। ट्रेड विंड्स क्या है, एक तरह के अस्थायी पवन है, बिल्कुल सनातनी पवन, सन्मार्गी पवन कहिए, व्यापारिक पवन है। इसका क्या क्षेत्र है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब हाई प्रेशर के बेल्ट से भूमध्य रेखीय जो लो प्रेशर का बेल्ट है उसकी ओर दोनों गोलार्धों में चलती है। ठीक है, इसकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व से क्या है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है। इसको पूर्वा पवन भी कहते हैं। व्यापारिक पवन किस तरह की पवन है, तो पूर्वा है या पश्चिम है, अगर इस तरह का ऑप्शन दे दिया तो आपको यह है कि पूर्वा है। नाम व्यापारिक पवन की क्यों, क्योंकि इसको जहाज को पुश करता है और आसानी से वो क्या होता है, इस एरिया में, क्योंकि जहां ज्यादा आबादी तो इसी एरिया में होता है, भूमध्य रेखीय बेल्ट में, तो वहां पर पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है कि फायदा होता है। इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। जानेंगे कि व्यापारिक पवन जो ट्रेड विंड्स है उसका प्रभाव क्या है। देखिए, हमने जाना कि व्यापारिक पवनें है क्या, लेकिन अब हम उसका जानेंगे कि प्रभाव क्या है। तो हमने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और आपको जानकारी देना चाहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, व्यापारिक पवन जब चलती है तो देखिए ये सारे क्षेत्र में क्या है, कोई ना कोई महादेश लाइज करता है। सपोज कीजिए हम एक कोई कॉन्टिनेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है कि व्यापारिक पवन की जो प्रकृति है उसके कारण, अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, सी वगैरह है। तो क्या होता है कि जब कोई हवा चलती है, पवन आगे बढ़ती है, तो वो अपने साथ समुद्री क्षेत्र से अगर गुजरती है तो वहां से मॉइस्चर को उठा लेती है, यानी कि नमी को, आर्द्रता को, जलवाष्प को क्या करती है, उठा के आगे बढ़ती है। तो क्या होता है कि कोई भी कॉन्टिनेंट जो पड़ता है यहाँ पर, तो उसका ये पूर्वी भाग है, ठीक है, ये मध्यवर्ती भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, ये मध्यवर्ती भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो क्या करता है कि मोस्टली जो ये होता है, जब ये जो ये आर्द्रता उठाता है, वो यहां पर जाके पहले गिरा देता है। फिर से समझिएगा कि जो आर्द्रता ये समुद्र से उठाता है वो कहां जाके पटक देता है, तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बारिश, पूर्वी भाग में कॉन्टिनेंट के, महाद्वीप के क्या होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, वहीं पर क्या होता है, जब सेकेंड भाग तक पहुंचता है तब तक उसके आर्द्रता में, जलवाष्प में, नमी में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो बारिश होती है लेकिन बहुत घनघोर नहीं होती, लेकिन बारिश होती है। ठीक है, जितना जरूरी है उतना हो जाता है मध्य भाग में कॉन्टिनेंट के, महाद्वीप के। लेकिन पश्चिमी एरिया तक जाते जाते ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और इसके पास कोई नमी बचती ही नहीं है। तो इस एरिया को 9 के बराबर बारिश मिलती है। जो पश्चिमी भाग होता है महाद्वीप का, उसको 9 के बराबर बारिश मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है, मरुस्थल का हो जाता है क्षेत्र। आप जैसे अफ्रीका की ही अगर बात करें तो उसका ये जो एरिया है वो क्या है, मरुस्थलीय एरिया हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें, तो कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु होती है, यानी कि खूब घनघोर वर्षा कराती है, चूंकि आर्द्रता लेती हुई क्या होती है, चलती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आर्द्रता को यहीं पर लूज कर देती है, गिरा देती है पानी यानी वर्षा के रूप में। मध्य भाग में थोड़ी बहुत जो नमी बचती है उससे वो ये पहुंचता है, तो वहां पर होता है, सॉरी यहां पर ये गलती हो गया, सवाना प्रकार की जलवायु होती है। यानी कि क्या है कि बहुत ज्यादा घनघोर वर्षा भी नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं, जो एक उचित, जैसे कि सवाना क्षेत्र आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गेहूं के उत्पादन के लिए, कृषि के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण एरिया है। तो सवाना प्रकार की जलवायु होती है मध्यवर्गीय, कॉन्टिनेंट के मध्यवर्गीय क्षेत्रों में। ठीक है, जहां ना घनघोर वर्षा होती है और बहुत कम भी नहीं होती है, जितनी आवश्यकता है उतनी बारिश हो जाती है। लेकिन पश्चिमी भाग में क्या होता है दोस्तों, कि मरुस्थलीकरण हो जाता है, क्योंकि सारी आर्द्रता तो मध्य भाग तक क्या होता है, हवाओं का, पवनों का, वो खत्म हो जाता है, तो पश्चिमी भाग को तो कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ तो बहुत कम, 9 के बराबर 10, ठीक है, सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है, या नहीं भी होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये मरुस्थलीकरण हो जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर मानसून जलवायु बना देता है कौन, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। मध्यवर्ती भाग पर क्या करता है, सवाना प्रकार की जलवायु बना देता है, और पश्चिमी भाग का मरुस्थलीकरण कर देता है।
क्यों कारण आपको हमने बताया कि यहाँ से जब मॉइस्चर समुद्र से उठा के तो पूर्वी भाग में, चूंकि ये पूरब से ही तो चल रहा है, तो पूर्वी भाग में क्या करता है, घनघोर वर्षा कराता है, मध्य भाग में मीडियम कराता है, और पश्चिम भाग में 9 के बराबर बारिश होती है, इसे मरुस्थल बन जाता है पूरा एरिया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, ये 3 प्रभाव व्यापारिक पवनों का। अब चौथा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारी बारिश होती है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय एरिया है, ये एरिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में काफी वर्षा कराता है। आप जानते हैं कि भारत भी क्या है, मानसूनी प्रकार में आता है, तो इस एरिया में काफी बारिश कराता है। इसका क्या मतलब है, देखिए होता क्या है कि हवा यहां से भी चला और यहां से भी चला, तो देखिए यहां से भी हवा जब आई और यहां से भी, तो दोनों क्या होता है, कन्वर्जेंट। जैसे देखिए हवा दोनों तरफ से आ रहा है और ऐसे करके टकराया, कन्वर्ज हुआ दोनों, और दोनों क्या होगा, कन्वर्ज होने के बाद ऊंचा उठ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों हवाएं कन्वर्जेंट हो गए, क्या हो गया, ऊपर उठा। ठीक है, ऊपर उठा तो क्या होगा, ऊपर जाके फिर क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। फिर वहां पर जब तापमान कम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जलवाष्प से वो मिक्स करके संघनित होकर क्या होगा, उसी क्षेत्र में फिर धराम से बारिश के रूप में गिरेगा। यानी कि क्या होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चूंकि ये दोनों हवाएं कन्वर्जेंट होकर ऊपर उठ जाती है और उसके बाद ऊपर जाके ठंडी होकर संघनित होती है, कंडेंसेशन होता है, और फिर वो क्या होता है, बारिश के रूप में। तो इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश, भूमध्य क्षेत्र रेखीय क्षेत्र में भारी बारिश होती है। क्यों, क्योंकि दोनों हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध से आ रही है सो भी, और दक्षिणी गोलार्ध से दोनों कन्वर्ज होती है, दोनों होती है और ऊपर उठ के ऊपर जाके ठंडी हो जाती है और फिर वहां पे भारी बारिश उस एरिया में कराती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, भारी बारिश होती है। और यहीं पर फिर आईटीसीजेड निर्माण होता है। ये तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आईटीसीजेड के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ठीक है। तो ये आईटीसीजेड क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी की अवस्थिति सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो जब क्या होता है कि उत्तरायण होते हैं तो क्या होता है, सूर्य की किरणें कहाँ होती है, यहाँ हो, सॉरी यहाँ पर पड़ती है कर्क रेखा पे, तो यहाँ पर आईटीसीजेड क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि एक जैसा अवस्थिति नहीं रहता है। ठीक है, तो आईटीसीजेड का भी निर्माण होता है, वो अलग अलग। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आईटीसीजेड कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, और कभी यहाँ पे होता है, अलग अलग तिथियों में। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आईटीसीजेड का भी निर्माण होता है। अब एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात है वो भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डोल ड्रम और शांत क्षेत्र, कभी प्रश्न भी पूछता है कि डोल ड्रम और शांत क्षेत्र का जो पेटी है वो कहां से कहां तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आप 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ देख रहे हैं 0 डिग्री से, यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र, ये जो 3 लाइन हमने खींची है, ये जो क्षेत्र है इसको शांत क्षेत्र या डोल ड्रम कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो शांत क्षेत्र है वो डोल। अच्छा, शांत क्षेत्र क्यों है, अब देखिए ये 2 हवाएं आ रही है। ठीक है, एक आ रही है इधर से, इधर जो हाई प्रेशर का बेल्ट है वहां से ऊपर आ रही है, और यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। जो ऐसे होगा तो देखिए हवाएं कहां चली जाएंगी, ऊपर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये जो एरिया होगा यहाँ पर, देखिए हवाएं जब दोनों, जैसे देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर, तो ये जो एरिया होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हवाएं क्षैतिज होती है जो बहुत शांत होता है। क्योंकि तेज हवाएं तो ऊपर उठ गई, तेज हवाएं तो ऊपर उठ गई, तो ये जो एरिया होगा यहाँ मंद मंद हवा चलेगा, बिल्कुल शांत एरिया ये हो जाता है। ठीक है, हवाओं के टकराने से ऊपर हवाएं चली गई, तो जो पूरा तूफानी ये था वो तो ऊपर चला गया, तो ये जो एरिया होगा वो शांत हो जाता है, मंद मंद हवाएं, क्षैतिज हवाएं मंद मंद चलती है। तो क्या होता है, उसी को शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहते हैं। जब दोनों हवाएं टकराती है तो ऊपर उठ जाती है, तो ये जो एरिया हो जाता है नीचे का, जो कि वर्टिकल ऊपर उठ गया, तो ये जो क्षैतिज हवाएं होंगी वो धीरे धीरे चलती है, वही शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहलाता है। तो डोलड्रम क्या है कि भूमध्य रेखा से यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो जोन है जहां पर हवाएं मंद मंद चलती हैं उसको शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको कि व्यापारिक पवनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। व्यापारिक पवनें क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, और व्यापारिक पवनें हमारे मानसून में काफी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। भारत के मानसून, जब हम भारत का मानसून विशेष तौर पर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसमें इसका बहुत ही जबरदस्त रोल है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।